फ्रेंड्स, टॉपिक हम देख रहे थे लिंकेज में लिंकेज ग्रुप आपने बताया। अब यहीं पर जो लिंकेज ग्रुप ने आप में कहा था जीन जो एक ही गुणसूत्र पर है और जो जीन सेम क्रोमोसोम पर, उससे आप कह रहे हैं लिंक जीन, सहलग्न जीन। और उस क्रोमोसोम पर जितने भी जीन हैं उन सभी को हमने कहा था सहलग्न समूह। कैसे काउंट करना है, क्या फॉर्मूला है, क्या एग्जाम्पल है, वो आपने यहां पर देखा था। अब यहीं पर एक पॉइंट सहलग्न समूह से ही रिलेटेड कि यदि आप एक सहलग्न समूह देखें, ये देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये अपने आप में एक सहलग्न समूह, इसे आपने कह दिया पहला सहलग्न समूह। इसी तरह से एक और होमोलोगस क्रोमोसोम आपने लिया, ये दूसरा सहलग्न समूह। तो ऐसे कितने सारे भी सहलग्न समूह हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपने देखे। अब पॉइंट यहां पर ये कि सपोज इस सहलग्न समूह से कोई जीन दूसरे सहलग्न समूह पे चला जाए या दूसरे सहलग्न समूह का कोई जीन पहले सहलग्न समूह में जाता है, तो इस मूवमेंट को, इस विनिमय को आपने क्या नाम देना है, ट्रांसलोकेशन। इसे आप नाम दे रहे हैं यहां पर ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण। देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम, ये तो होमोलोगस है, अगर इसमें जीन इधर उधर एक्सचेंज होता है तो उसे हमने कहा था क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। कि होमोलोगस में अगर जीन एक्सचेंज करे तो उसे आप कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। लेकिन नॉन होमोलोगस, इस तरह से देखिए दो अलग अलग सहलग्न समूह कि यहां का कोई जीन इधर आ जाए या इधर का कोई इधर, तो इसे हमने कहना होगा यहां पर ट्रांसलोकेशन। ये आपका लिंकेज ग्रुप से रिलेटेड एक पॉइंट। नेक्स्ट अगर आप देखें यहां पर, तो वो आपने बताना है मॉर्गन का एक एक्सपेरिमेंट। यहीं पर आपको मॉर्गन के कुछ एक्सपेरिमेंट देखने, उनमें जो मेन एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है वो लेते हुए आप समझेंगे, जिसमें उन्होंने लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर या जीन की जो दूरी है उसके कुछ पॉइंट्स बताए। मॉर्गन, सभी जानते हैं मॉर्गन का मटेरियल था ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। अब ड्रोसोफिला पर इन्होंने कौन सा प्रयोग किया है जो आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, वो आपको यहां पर देखना है। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि यहां जो ड्रोसोफिला पर इन्होंने प्रयोग किया उनमें इन्होंने 3 कैरेक्टर ले रखे हैं, 3 अलग अलग लक्षण को लेते हुए उन्होंने अपने प्रयोग किए। देखिए सबसे पहला लक्षण, जो पहला कैरेक्टर हम बता रहे मॉर्गन का प्रयोग, मॉर्गन ने किस पे प्रयोग किया, तो ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला पे जो प्रयोग किया उसमें कितने लक्षण लिए, यहां पर 3 में से पहला अगर आप देखें तो वो है यहां पे बॉडी कलर, यानी शरीर का रंग आपने ले रखा है। इसी तरह से सेकेंड कैरेक्टर आई कलर आप बताएंगे, आंखों का रंग। और तीसरा लक्षण अगर आप देखें तो ये साइज ऑफ विंग्स, यानी पंखों का आकार। तो ये याद रखना है, एक्सपेरिमेंट है, सारे कैरेक्टर और इनके रिजल्ट, क्योंकि डेटाबेस ने वो आपको याद ही रखने। तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में जो प्रयोग किया, जिसे हम यहां समझा रहे हैं, उसमें 3 कैरेक्टर है, बॉडी कलर, आई कलर, साइज ऑफ विंग्स आपने बताना है। अब इन्हीं के कॉन्ट्रास्टिंग अगर हम देखें, सबसे पहले आप आइए बॉडी कलर। बॉडी कलर में आपको मिल रहा है ब्राउन और येलो, ये यहां पे देखने को मिलेंगे बॉडी कलर शरीर के रंग में। इसी तरह से आंखों के रंग में आए तो रेड और व्हाइट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। रेड डोमिनेंट है, व्हाइट यहां पर रिसेसिव। पंखों का आकार हम देखें तो एक तो नॉर्मल सामान्य आपको मिलेगा और दूसरा मिनिएचर, यानी कि छोटे साइज में आपको यहां देखने को मिलते हैं। तो देखिए मॉर्गन का प्रयोग है, मटेरियल ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला में 3 कैरेक्टर है, शरीर का रंग आपने लिया, आंखों का रंग और पंखों का आकार। तीनों के कॉन्ट्रास्टिंग हमने बताया, शरीर के रंग में ब्राउन येलो, आंखों के रंग में रेड व्हाइट, और जो साइज ऑफ विंग, पंखों का आकार सामान्य और छोटा, यानी नॉर्मल और मिनिएचर। अब अगर आप देखें यहां जो येलो, जो पहले हमने कहा ये रिसेसिव है, जैसे यहां व्हाइट रिसेसिव, यहां मिनिएचर रिसेसिव। और रिसेसिव अप्रभावी म्यूटेंट के द्वारा बनेगा, और यहां रिसेसिव को आप स्मॉल लेटर में बता सकते हैं। डोमिनेंट को कैपिटल लेटर या लेटर के साथ प्लस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए येलो स्मॉल वाइट, ये रिसेसिव है, म्यूटेंट, जबकि ब्राउन डोमिनेंट है, ये वाइल्ड वैरायटी, वन्य प्रकार हमने लिखा है, यानी वाइल्ड, डोमिनेंट, प्रभावी आप बताना चाह रहे हैं। Y प्लस से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद रखने आपको
जो शरीर का रंग है ब्राउन डोमिनेंट, येलो रिसेसिव, ब्राउन को Y प्लस से और येलो जो रिसेसिव है इसे आप स्मॉल y से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से रेड और व्हाइट में आए तो व्हाइट रिसेसिव अप्रभावी है, इसे आप स्मॉल w से बता सकते हैं, जबकि रेड डोमिनेंट है, वाइल्ड यानी वन्य प्रकार, इसे W प्लस से आप बताएंगे। पंखों के आकार में आए तो मिनिएचर रिसेसिव हुआ, स्मॉल m से आप बताएंगे, और नॉर्मल जो है M प्लस यानी डोमिनेंट वन्य प्रकार आपने बताने। तो प्रयोग मॉर्गन का है, मटेरियल ड्रोसोफिला, 3 लक्षण आपको याद रखने, तीनों के कॉन्ट्रास्टिंग याद रखेंगे, और इन तीनों के कॉन्ट्रास्टिंग में कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव वो भी आपको याद रखना है। कि शरीर के रंग ब्राउन येलो Y प्लस और Y से, आंखों का रंग रेड और व्हाइट W प्लस W, और पंखों का आकार नॉर्मल मिनिएचर M प्लस M से आप यहां पर बताएंगे। अब यहां पर जो 3 कैरेक्टर आप देख रहे हैं, इन 3 कैरेक्टर को लेकर जो मॉर्गन ने क्रॉस किया उनमें 2 क्रॉस है। एनसीईआरटी ने साफ वो डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम भी आपको यहां मिलेगा भी। 2 क्रॉस है, क्रॉस ए और क्रॉस बी। सबसे पहले अगर हम क्रॉस ए की बात करें, क्रॉस ए में 2 कैरेक्टर लेकर इन्होंने क्रॉस कराया। कौन कौन से 2 कैरेक्टर? पहले वाले यानी शरीर का रंग, आंखों का रंग, पहला उन्होंने क्रॉस किया, उसमें 2 कैरेक्टर लिए, बॉडी कलर, आई कलर लेके क्रॉस कराया। फिर जो दूसरा क्रॉस लिया, दूसरे क्रॉस में भी 2 कैरेक्टर, एक तो कॉमन हो गया आंखों का रंग, और एक आप बता देंगे पंखों का आकार। तो यहां मॉर्गन ने कुल 2 क्रॉस कराए 3 लक्षण लेते हुए, क्रॉस ए और क्रॉस बी। याद रखेंगे कि क्रॉस ए में कौन से लक्षण थे, और यह भी याद रखना है क्रॉस बी में कौन से लक्षण लेकर क्रॉस कराए। क्रॉस ए के जो 2 कैरेक्टर हैं वो आपको बताने, एक तो बॉडी कलर और एक आई कलर, जबकि क्रॉस बी में आप बताएंगे आई कलर और साइज ऑफ विंग्स यानी पंखों का आकार। तो इस तरह से 2 क्रॉसेस आपने ले लें, और इन दोनों क्रॉसेस के जो 3 लक्षण हैं, इन तीनों लक्षणों के जीन आपको कहां मिले? एक्स क्रोमोसोम पर। डायग्राम में अभी हम देखेंगे भी कि 3 कैरेक्टर आपने लिए, तीनों कैरेक्टर के जीन एक्स क्रोमोसोम पर। क्रॉस स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक चीजें आपको बताई जा रही है, ताकि आगे जब आप क्रॉस समझे तो बिल्कुल आसानी से एनसीईआरटी का डायग्राम या इस क्रॉस का जो मेन रिजल्ट क्या मिला वो हमें आसानी से समझ आ जाए। और वो तभी समझ पाएंगे जब ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो मॉर्गन याद रखें, मटेरियल है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में 3 कैरेक्टर लिए, बॉडी कलर, आई कलर, साइज ऑफ विंग्स, 3 कैरेक्टर। 3 कैरेक्टर लेकर हमने 2 क्रॉस कराए, क्रॉस ए और क्रॉस बी। क्रॉस ए में 2 कैरेक्टर है, बॉडी कलर, आई कलर, और क्रॉस बी में भी 2 है, आई कलर और साइज ऑफ विंग्स। तीनों कैरेक्टर के जीन्स कहां पर है? एक्स क्रोमोसोम पर आपको मिलने, तीनों ही कैरेक्टर के जीन। जैसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एक्स क्रोमोसोम आपके सामने, ये एक्स हम बताना चाह रहे हैं। अब इस एक्स क्रोमोसोम पर तीनों कैरेक्टर के जीन आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये एक्स क्रोमोसोम आप बता रहे हैं, तीनों कैरेक्टर, एक तो शरीर का रंग ये आपने लिया था, दूसरा आंखों का रंग भी हमने लिया, और तीसरा पंखों का आकार, साइज ऑफ विंग। तीनों कैरेक्टर के जीन एक ही गुणसूत्र पर, कौन से? एक्स गुणसूत्र पर। यहीं पर अब क्रॉस ए और बी की बात करें तो याद करिए क्रॉस ए यही था हमारा, शरीर का रंग और आंखों का रंग। ये 2 कैरेक्टर लेके जो आपने क्रॉस कराया वो क्रॉस ए। क्रॉस बी की बात करें तो ये दोनों थे, आंखों का रंग और पंखों का आकार, ये लेकर हमने क्रॉस कराया। यहां ध्यान रखिएगा, आगे ही आपको मिलेगा वैसे, कि शरीर का रंग, आंखों का रंग, इनके जीन पास पास में आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, जबकि आंखों का रंग और पंखों का आकार, इनके जीन के बीच की दूरी ज्यादा है। यही आपका रिजल्ट है जो क्रॉस के थ्रू आपको समझना है। इस डायग्राम में आप इन चीजों को देख भी सकते हैं। तो 2 क्रॉसेस हैं, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। जब आपने पहला क्रॉस कराया, क्रॉस ए, पहले क्रॉस कराने पर आपको पैरेंटल कितने मिले? 98.7। पैरेंटल बहुत ज्यादा आपको मिल रहा है, 98.7। और नए यानी रिकॉम्बिनेंट
पुनर्योजी कितने मिले? काफी कम, 1.3%। तो आप रिकॉल करिए इस पॉइंट को। लास्ट लेक्चर में ही हमने कहा था कि रिकॉम्बिनेशन, जीन विनिमय कम कब होगा? जब जीन पास में होंगे, यानी कि लिंकेज या पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा कब होता है? जब लिंकेज ज्यादा होगा, यानी लिंकेज ज्यादा कब है? जब जीन पास में। तो इस क्रॉस का मेन रिजल्ट यही कि जब हमने क्रॉस ए कराया तो क्रॉस ए में पेरेंटल बहुत ज्यादा मिले, यानी जब आपने ड्रोसोफिला में बॉडी कलर और आई कलर लेके क्रॉस किया तो हमें पेरेंटल बहुत ज्यादा देखने को मिले और नए बहुत कम मिले। इसका मतलब यह साफ है कि बॉडी कलर और आई कलर के जीन पास में, और जीन पास है इसलिए नए कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर कम हुआ, लिंकेज ज्यादा है, पेरेंटल हमें ज्यादा देखने को मिले। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया भी था लास्ट लेक्चर में। इसी तरह से क्रॉस बी में आप आए। जब क्रॉस बी मॉर्गन ने किया तो यहां पेरेंटल कितने मिले? 62.8, कम हो गया, इससे पेरेंटल कम है। पेरेंटल आने का कारण लिंकेज, नए आने का कारण क्रॉसिंग ओवर कहा है कई बार आपसे। और यहां नए कितने मिले? 37.2%, नए ज्यादा है यहां पर, मतलब इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। वैसे तो हमेशा हम जानते हैं पेरेंटल ही ज्यादा आएंगे, लिंकेज हमेशा क्रॉसिंग ओवर से ज्यादा होगा। तो दोनों क्रॉसेस को कंपेयर करें तो यहां पेरेंटल कम है और यहां अगर हम देखें तो नए वाले ज्यादा बन गए, 37.2। नए 37% लगभग आना यह बता रहा है कि यहां क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हुआ है। और क्रॉसिंग ओवर कब ज्यादा होगा? जब जीन के मध्य की दूरी ज्यादा होगी। आप देख सकते हैं यहां दूरी ज्यादा है, तो आंखों का रंग और पंखों का आकार, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर 37.2% है, यानी इनके बीच दूरी ज्यादा है। जबकि शरीर का रंग और आंखों का रंग, यहां क्रॉसिंग ओवर बहुत कम है, ओनली 1.3%, यानी इन लक्षणों के जीन पास में। हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि लिंकेज क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले कारक, उन्हीं कारकों में एक मेन कारक यही था दूरी, जीन के मध्य की दूरी। हमने कहा था कि जीन अगर पास होंगे तो लिंकेज ज्यादा होगा और क्रॉसिंग ओवर कम होगा। देख रहे हैं हमने यही कहा था कि अगर जीन के मध्य दूरी बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर भी बढ़ेगा और लिंकेज कम होगा। यही पॉइंट आप इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं। तो मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट से यही रिजल्ट दिया कि यहां पर अगर जीन पास होंगे तो उसमें लिंकेज ज्यादा होगा, वो मजबूती से जुड़े रहेंगे, उनमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे। और अगर जीन के बीच की दूरी ज्यादा है तो लूजली अटैच है, उनमें क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, लिंकेज कम होता हुआ आपको मिलेगा। तो इससे एक बार ध्यान से फिर देखें, क्योंकि अभी अगले डायग्राम में एनसीईआरटी में फिर ये चीजें आपको समझनी है कि आप बता रहे हैं मॉर्गन का प्रयोग किस पे किया? ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला पे प्रयोग के लिए 3 कैरेक्टर लिए, बॉडी कलर, आई कलर, साइज ऑफ विंग्स। 3 कैरेक्टर लेते हुए उन्होंने 2 क्रॉस कराए, क्रॉस ए और क्रॉस बी। क्रॉस ए में बॉडी कलर और आई कलर था और क्रॉस बी में आई कलर और साइज ऑफ विंग्स है। जब इन्होंने क्रॉस ए के रिजल्ट देखे तो यहां पेरेंटल ज्यादा है, यानी यहां इन दोनों लक्षणों के जीन पास है। जबकि क्रॉस बी में क्रॉसिंग ओवर काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा, 37.2%, यानी कि इन दोनों लक्षणों के जीन दूर है। तो जब जीन पास होंगे लिंकेज बढ़ेगा, पेरेंटल ज्यादा आएंगे। जब जीन दूर होंगे लिंकेज कम हुआ, क्रॉसिंग ओवर बढ़ता हुआ आपको यहां पर मिलना है, जो इस डायग्राम में अभी आपने देखा। अब जो नेक्स्ट आप डायग्राम देख रहे हैं ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो बस सीधा यहां देखने, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसका जो मेन पॉइंट है वो अभी हम समझ चुके हैं। अब केवल एक क्रॉस आप देख रहे हैं, क्रॉस ए और क्रॉस बी, ये 2 क्रॉसेस अभी हमने किए। फीमेल है, दोनों एक्स क्रोमोसोम, मेल एक एक्स, और ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं बैंड हुआ ये वाई क्रोमोसोम है। तो फीमेल एक्स एक्स क्रोमोसोम, मेल एक्स वाई क्रोमोसोम।
हमने कहा था लक्षणों के जीन एक्स गुणसूत्र पर है, देख सकते हैं। वाई पे किसी लक्षण का जीन यहां नहीं मिल रहा है इन तीनों लक्षणों में से। अब देखिए क्रॉस ए में फीमेल कैसे है, येलो एंड व्हाइट। तो येलो व्हाइट रिसेसिव है, होमोजाइगस वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू हमने लिखा। जबकि मेल वाइल्ड वैरायटी है, वाइल्ड यानी प्रभावी, दोनों लक्षणों के लिए, बॉडी कलर और आई कलर के लिए प्रभावी है, तो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस हमने लिखा क्रॉस ए। क्रॉस बी में आइए, फीमेल वही एक्स एक्स, मेल एक्स वाई है। फीमेल में रिसेसिव व्हाइट और मिनिएचर, व्हाइट तो यही आ गया, आई कलर हम बता रहे हैं, और साइज ऑफ विंग मिनिएचर। मेल दोनों के लिए डोमिनेंट है, डब्ल्यू प्लस एम प्लस आपने लिख रखा है। अब क्रॉस ए जब आपने कराया तो सिंपल सी बात, यहां पर दो प्रकार के युग्मक बनेंगे और इधर एक, और क्रॉस करने पर ये रिजल्ट आपको मिलना है आपके सामने। देखिए अगर इसको हम नॉर्मल जीनोटाइप के रूप में लिखें तो फीमेल आप क्या लिखेंगे, एक्स एक्स, इस तरह से आपने बताया। मेल कौन होगा, एक्स वाई, यही आप कहेंगे। अब देखिए एक्स पे कौन है, यहां वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, ये आपने बता रहे हैं। अब यहां एक्स पे कौन है, वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू। इसी डायग्राम को हम इस सिंपल फॉर्म में बता रहे। इनमें आपने क्रॉस कराया, ये देखिए इनका क्रॉस हो रहा है ताकि रिजल्ट मिले। जब आप क्रॉस करेंगे तो नर में कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, दो बनेंगे। ये एक्स और वाई अलग हो जाएंगे, एक तो एक्स और दूसरा वाई। और एक्स पर कौन है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, यही मिलना है। और जो फीमेल है, फीमेल में कितने प्रकार के युग्मक, एक, होमोजाइगस से एक ही बनेगा, एक्स वाई डब्ल्यू, ये आपको यहां मिलना है। अब इस चेकर बोर्ड को फिल कर लें तो एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और एक्स वाई डब्ल्यू, और यहां एक्स वाई डब्ल्यू वाई, ये देखिए ये रिजल्ट आपको मिलना है। और यही यहां पे लिखा है, ये दोनों सेम है, चाहे आप ऐसे बनाना चाहें या एनसीईआरटी ने जो दे रखा है इस तरह से। तो ये आपको मिलना है F1 का रिजल्ट आपके सामने। और इसी तरह से ही आपने यहां भी बनाया कि फीमेल अगर हम देखें तो फीमेल में कौन है, ये एक्स एक्स, तो एक्स पे कौन, डब्ल्यू एम, और यहां भी डब्ल्यू एम। इधर मेल है, मेल कौन है, एक्स वाई, तो एक्स पे कौन है, डब्ल्यू प्लस एम प्लस, और ये वाई। अब इनका क्रॉस कर रहे हैं तो यहां दो प्रकार के युग्मक, यहां एक प्रकार का। चेकर बोर्ड बनाएंगे तो ये रिजल्ट आपको यहां पर मिलना है। तो क्रॉस ए क्रॉस बी हमने किया, ये F1। अब हमें चाहिए F2, तो F2 के लिए आप क्या करेंगे, सिब मैटिंग। सिब मैटिंग करने पे ये रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ये क्रॉस ए और ये क्रॉस बी का रिजल्ट। तो वही जो F1 आपको मिला, जैसे अगर हम देखें अभी ये आपको मिले, अब सिब मैटिंग करनी है तो इन दोनों का आपस में क्रॉस होगा और यहां आपस में क्रॉस होगा। यहां देखें दो प्रकार के युग्मक, इधर चार प्रकार के, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर है, दो पैरेंटल दो नए। यहां भी दो प्रकार के युग्मक, इधर चार बनेंगे, दो पैरेंटल दो नए। तो फिर जब आप चेकर बोर्ड बनाएं तो इस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ये क्रॉस ए और ये क्रॉस बी। अब जब ये रिजल्ट्स मॉर्गन को मिले तो यहां मेन आपको याद रखना है डाटा, कि यहां देखिए पैरेंटल 98.7% और रिकॉम्बिनेंट नए काफी कम आए, ओनली 1.3%। यानी कि यहां पर क्रॉसिंग ओवर कम हुआ है। कम क्यों, क्योंकि जीन पास में, Y और W का जीन पास है, तो इसमें लिंकेज सहलग्नता ज्यादा है। जबकि क्रॉस बी में देखिए पैरेंटल लिंकेज मिला है 62.8% और नए 37.2%। कि यानी कि जब आप आई कलर और साइज ऑफ विंग का रिजल्ट देखें तो यहां क्रॉसिंग ओवर 37.2% है। यानी इन दोनों कैरेक्टर के जीन दूर दूर हैं। ये देखिए इनके बीच में दूरी ज्यादा है और इनके बीच में दूरी काफी कम है। तो मॉर्गन के इन दोनों क्रॉसेस से आप यही रिजल्ट समझाना चाह रहे हैं कि जब जीन पास होंगे तो लिंकेज ज्यादा होगा और जब जीन के बीच दूरी ज्यादा होगी
तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, लिंकेज कम होता हुआ मिलेगा। तो तीनों लक्षणों की जीन एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित है, लेकिन एक्स क्रोमोसोम पर वाई और डब्ल्यू ये पास हैं। कैसे पता चल रहा है? इस रिजल्ट से। जबकि डब्ल्यू और एम का डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि नए कॉम्बिनेशन 37.2% आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां पर? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है यहां पर लिंग सहलग्नता, सेक्स लिंकेज। टॉपिक वही चल रहा है हमारा, लिंकेज का ही एक पार्ट आप बता रहे हैं सेक्स लिंकेज। रिकॉल करिए, लिंकेज सहलग्नता में हमने कहा कि जीन एक ही गुणसूत्र पर है, और जब ये गुणसूत्र अगली पीढ़ी में जाएगा तो सारे जीन साथ में ही स्थानांतरित होंगे, उसे हमने कहा सहलग्नता। अभी भी वही सहलग्नता है, केवल डिफरेंस ये कि अब जो सहलग्नता के जीन हम बता रहे हैं वो जीन सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होंगे, यानी कि लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होंगे। तो डेफिनेशन तो वही है लिंकेज वाली। क्रोमोसोम चेंज हुआ है कि क्रोमोसोम आप बताएंगे सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र। तो जो जीन सेक्स क्रोमोसोम पर लिंग गुणसूत्र पे प्रेजेंट है उसे आपने कहना है सेक्स लिंक जीन या लिंग सहलग्न जीन, और इसे प्रोसेस को कहेंगे लिंग सहलग्नता। डेफिनेशन आपके सामने, वह जीन जो लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं उन्हें लिंग सहलग्न जीन कहा गया है, और उनकी वंशागति लिंग सहलग्न वंशागति कहलाती। तो है सेम वही लिंकेज, जीन साथ में ट्रांसफर हो रहे हैं, केवल जीन यहां पर सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होंगे। और यहां इसे मॉर्गन ने ही एक्सप्लेन किया था, और किसमें? वही ड्रोसोफिला में इन्होंने एक्सप्लेन किया। ड्रोसोफिला में कैरेक्टर इन्होंने लिया था आई कलर, आंखों का रंग। आई कलर पे स्टडी करके वहां रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, कई क्रॉसेस इन्होंने कराए। अपने क्रॉसेस के रिजल्ट से उन्होंने प्रूफ किया कि ड्रोसोफिला में आई कलर का जीन एक्चुअल में कहां पर है? सेक्स क्रोमोसोम पर। तो यहां देखिए, आई कलर जो आंखों का रंग है वो एक्चुअल में एक सोमेटिक कैरेक्टर है, लेकिन इसका जीन कहां मिला? लिंग गुणसूत्र पर। यह बताया मॉर्गन ने। तो मॉर्गन मटेरियल है ड्रोसोफिला, कैरेक्टर इन्होंने लिया आई कलर। आई कलर में स्टडी करके इन्होंने बताया कि कई बार जैसे आई कलर सोमेटिक कैरेक्टर है, इन सोमेटिक कैरेक्टर कायिक लक्षणों के जीन भी लिंग गुणसूत्र पर मिल सकते हैं। यानी कि लिंग गुणसूत्रों पर केवल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या सेक्सुअल कैरेक्टर के ही जीन मिले ऐसा जरूरी नहीं है, वहां सोमेटिक कैरेक्टर के जीन भी मिल सकते हैं, और उन्हीं जीन को आपने कहना है लिंग सहलग्न जीन। तो कैरेक्टर आपने ले रखा है आई कलर, ये कोई सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है, ये एक सोमेटिक कैरेक्टर है, बट इसका जीन हमें कहां मिला? एक्स गुणसूत्र पर आप कहेंगे। अब यहां जो आई कलर ड्रोसोफिला में, इसके दो फॉर्म, रेड और व्हाइट, आप जानते हैं पहले भी हमने कहा है, रेड डोमिनेंट है और व्हाइट रिसेसिव है। तो डोमिनेंट को आप W+X क्रोमोसोम पर है, तो क्रोमोसोम हम लिखेंगे X प्लस या XW+, कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। रिसेसिव स्मॉल लेटर से आएगा, XW आपने बताना है। तो यहां पर अगर हम क्रॉसेस वगैरह करते हैं और टोटल जीनोटाइप्स वगैरह देखें, तो ड्रोसोफिला में मेल फीमेल दोनों में अलग अलग जीनोटाइप बनेंगे, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम की बात की जा रही है। जब भी जीन ऑटोसोम पर है तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम नर और मादा में एक प्रकार के होते हैं, तो एक जैसा ही जीनोटाइप बनता है। हमने लिखा भी था कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो इस तरह से नर और मादा दोनों में एक समान होंगे। लेकिन जब भी लिंग सहलग्नता की बात की जाए तो ध्यान रखें, नर व मादा में अलग अलग लिंग गुणसूत्र है, तो जीनोटाइप भी अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। कैसे देखें, अगर हम जीनोटाइप फीमेल की बात करें तो एक तो X+X+ बन सकता है, पहला जैसे होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ ये। एक आपको मिल सकता है X+XW, ये हेट्रोजाइगस, और एक XW होमोजाइगस रिसेसिव। तो टोटल ये 3 टाइप के जीनोटाइप बन रहे फीमेल में। ये कौन हुआ? होमोजाइगस रेड आई कलर, जबकि दूसरा हेट्रोजाइगस रेड आई कलर, और तीसरा होमोजाइगस व्हाइट आई कलर, व्हाइट रिसेसिव है, होमोजाइगस में एक्सप्रेस होगा। और इसी तरह से मेल की बात करें हम,
तो मेल नर में दो प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे, एक तो X+Y और दूसरा XWY। X+Y ये हेमीजाइगस आप देख सकते हैं, अर्धयुग्मनजी, हेमीजाइगस रेड आई कलर, और ये हेमीजाइगस व्हाइट आई कलर। तो यहां पर अगर हम देखें तो कुल 5 प्रकार के जीनोटाइप बनते हुए दिख रहे हैं, 3 फीमेल में, 2 मेल में। ऑटोसोम की जब हम बात करते हैं, ऑटोसोम तो 3 ही बनते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ई, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए, चाहे मेल हो या फीमेल, यही आपको मिलना है। लेकिन लिंग संलग्नता या सेक्स लिंकेज की बात की जाए तो 5 बनेंगे, 3 फीमेल में, 2 मेल में। ये जीनोटाइप्स अच्छे से आपको ध्यान रखने, आगे काफी काम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, पेडिग्री वगैरह एनालिसिस में भी, क्योंकि फीमेल में X+X+ होमोजाइगस, X+XW हेट्रोजाइगस और XW होमोजाइगस। मेल हेमीजाइगस है तो 2 आपको यहां पर मिलने, X+Y और XWY। यहां पर रिसेसिव है व्हाइट, रिसेसिव कौन है, व्हाइट आई कलर। तो इन 5 को अगर हम देखें तो रिसेसिव कैरेक्टर बड़ी आसानी से किसमें एक्सप्रेस होता हुआ हमें मिलेगा, मेल में या फीमेल में? तो आंसर होगा मेल, नर। नर में आप देखिए व्हाइट आई कलर बड़ी आसानी से आ गया, केवल एक रिसेसिव एलील होने पर भी मेल कैसा हो गया, व्हाइट। जबकि फीमेल व्हाइट आपको कब मिलनी है, जब 2 रिसेसिव एलील होंगे। तो इसलिए हम देखते हुए कि जितने भी एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स है वो ज्यादातर मेल में पाए जाते हैं, फीमेल में कम। मेल में ज्यादा एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों मिलते हैं, क्योंकि मेल हेमीजाइगस है, एक एलील, एक रिसेसिव एलील आने पर भी वो अपनी अभिव्यक्ति कर लेता है, जबकि फीमेल में एक रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। यहां तो 2 रिसेसिव होंगे तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये जीनोटाइप्स आप अच्छे से ध्यान रखें। यहां पर, यहीं पर एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक विषम युग्मनजी लाल आंखों वाले मादा ड्रोसोफिला का क्रॉस एक अर्धयुग्मनजी लाल आंखों वाले नर ड्रोसोफिला से कराया गया, तो इसमें लाल आंखों वाले मादा संततियों की पूछी जा रही है प्रतिशतता, ये हमें ज्ञात करना है। तो काफी सिंपल, क्रॉस अगर हम देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यहां पर जो फीमेल है वो विषम युग्मनजी हेट्रोजाइगस आपको दे रखा है, इसका क्रॉस कराना है मेल रेड आई कलर हेमीजाइगस से। अब विषम युग्मनजी का जीनोटाइप याद रखना है आपको, क्या लिखेंगे हम, X+XW, ये हेट्रोजाइगस, और जो मेल है वो यहां पे हेमीजाइगस है, तो Y क्रोमोसोम लेते हुए हम बताएंगे X+Y। इन दोनों में आपने क्रॉस बताना है। अब इनमें क्रॉस करें तो यहां कितने प्रकार के युग्मक, 2, और इधर आपको मिलना है 2 प्रकार के युग्मक, एक X+ और दूसरा Y, ये हेट्रोजाइगस है 2, तो कुल 4। चेकर बोर्ड अगर हम बनाएं तो चेकर बोर्ड फिल करना सभी जानते हैं। अब पहला X+X+ क्या मिलना है आपको, रेड आई कलर, ये होमोजाइगस रेड आई फीमेल बनेगी। ये मेल है लेकिन रेड होगा, लाल आंख, मेल आपको मिलना है। ये मेल बट फीमेल आपको मिलेंगे, और ये XWY है यानी रेसेसिव व्हाइट, ये आपको मिलना है व्हाइट मेल। क्लियर, ये तो क्रॉस और ये संतति। अब आपसे पूछा क्या गया है, लाल आंखों वाले मादा संततियों की प्रतिशतता। तो लाल आंख वाली मादा संतति अगर हम देखें तो लाल आंख की मादा आप देखिए 1 और 1, ये 2 हमें मिल रहे हैं, तो ये आपने लिखा 2, तो कितना परसेंट हुआ, 2/2, 100%, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं 100%। अब ये कई कंफ्यूज हो रहे होंगे कैसे, अभी आगे देखें क्लियर होगा आपको। सेकेंड, लाल आंख वाले नर का परसेंटेज अगर हम देखें, नर की बात की जा रही है, नर आप देखिए एक ये है और एक ये, कितने, 2 नर है। 2 नर में लाल पूछा है, लाल कितने, ये आपको 1 ही दिखाई दे रहा है, यानी 1 कितने में से, 2 में से, कितना परसेंट हुआ, 50%। क्लियर, दोनों देखिए, पहला पूछा है लाल आंख वाली मादा, तो देखिए लाल आंख मादा, लाल आंख मादा, मादा कितनी है, 2, और दोनों ही लाल आंख की है, इसलिए वो 100% हुआ। अब नर के लिए पूछा है, नर 2 है, 2 में लाल 1 है, यानी ये 50%, सफेद भी 1 50%।
अगर आपसे क्या पूछा जाए, लाल आंख वाले संततियों का परसेंटेज, केवल रेड आई कलर, मेल फीमेल कुछ भी नहीं पूछा गया है, कोई सेक्स स्पेसिफाई नहीं है, केवल रेड पूछा है। तो लाल आंख वाले कितने, ये लाल 1 2 3 आपको रेड आई कलर मिल रहे हैं 4 में से, तो ये आप बताएंगे यहां पर 75%। तो देखिए जब सेक्स स्पेसिफाई कर दे, केवल नर का गए तो नर में से परसेंटेज निकलेगा, मादा की बात की जा रही तो मादा में से परसेंटेज हम बताएंगे। यहां कोई नर या मादा की बात नहीं कही गई है, तो कुल में से आपने यहां पर बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते समय लैंग्वेज बिल्कुल ध्यान से समझें कि उसने पूछा क्या है, ओवरऑल पूछा है या केवल मेल की बात कर रहा है या फीमेल की बात कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखें यहां, तो यहां ह्यूमन के केस में, मानव में आपको बताना है लिंग सहलग्नता, सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस। अगर हम देखें तो आप सभी जानते हैं ह्यूमन के केस में 2 तरह के लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम हमें मिलते हैं, एक्स और वाई। फीमेल में XX और मेल में XY। तो लिंकेज पॉइंट वही जीन गुणसूत्र पर है, एक ही गुणसूत्र पर। सेक्स लिंकेज में आपने कहा कि जीन सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और सेक्स क्रोमोसोम ह्यूमन में एक X है और एक Y। तो जो जीन X क्रोमोसोम पे केवल होंगे उन्हें X लिंकेज आप कहेंगे, जो Y पर होगा वो Y लिंकेज कहलाएगा, और जो XY दोनों पर मिले उन्हें आप कहेंगे XY लिंकेज। इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम डायग्राम के फॉर्म में क्लियर करें तो सबसे पहले आपके सामने X क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, और यहीं पर ये Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम वैसे X के कंपैरिजन में थोड़ा स्मॉल साइज का होगा और बैंड होता हुआ आपको मिल रहा है, और जो स्ट्रेट लार्ज साइज में आप देख रहे हैं ये X क्रोमोसोम। इनके ऊपर कुछ जीन्स हमने रिप्रेजेंट किए यहां पर। अब इन X और Y को देखते हुए आपको यहां X लिंकेज, Y लिंकेज और XY लिंकेज तीनों इस डायग्राम से आपको क्लियर करने 1 बाय 1। जैसे यहां देखिए ABC, ये जीन X गुणसूत्र पर आपको मिल रहे हैं। क्या यही जीन Y पर भी है? यस, ABC, यानी ये X और Y दोनों पर है। X और Y क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो ये पूरी तरह से होमोलोगस यानी कि समजात नहीं है, लेकिन X और Y का कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट होमोलोगस है, समजात है, जिसमें एक प्रकार के जीन आपको मिल रहे हैं। यहां भी ABC, यहां भी ABC, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हो सकता है, जीन वही है। तो इस लिंकेज को आप कहेंगे XY लिंकेज, क्योंकि ये X और Y दोनों पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये X सहलग्न जीन आप बता रहे हैं, ये आपका XY लिंकेज। और ये बाय पैरेंटल हमने लिखा है यहां पर, क्योंकि जो X क्रोमोसोम की बात करें वो दोनों से आता हुआ मिलता है, और Y क्रोमोसोम लेकिन केवल मेल से आता हुआ आपको यहां पर दिखेगा। यहीं पर H, G, F, E, D, ये जो कुछ जीन्स आप देख रहे हैं, क्या इन जीन्स की बात करें तो ये क्या Y पे आपको दिख रहे हैं? नो। यानी ये पोर्शन आप बता सकते हैं X गुणसूत्र का असमजात भाग है। ये तो समजात है, सेम जीन आपको मिल रहे हैं, लेकिन ये असमजात है। और यहां जो जीन आप देख रहे हैं ये केवल X पर है, Y पर नहीं है, तो ये कहलाएंगे X सहलग्न जीन। जैसे ये XY सहलग्न था, ये कहलाएगा X सहलग्न जीन। और इससे बाय पैरेंटल हमने इस बेसिस पे कहा है क्योंकि X मेल और फीमेल दोनों से आता हुआ मिलता है, Y केवल नर से आता है, लेकिन अगर X की बात करें तो वो दोनों में ही आपको मिलेगा। अब आइए Y, यहां कुछ जीन I, J, K, क्या ये जीन X पर हमें मिल रहे हैं? नो, ये केवल Y पर है। तो इसे आपने बताना Y गुणसूत्र का ये असमजात भाग है, इस तरह के जीन X पे नहीं मिलेंगे, तो ये कहलाएगा Y लिंकेज, यानी Y सहलग्न जीन। और यहां से जो जीन आएंगे वो यूनिपैरेंटल है, वो यूनिपैरेंटल, एक ही पेरेंट से, केवल नर से। Y की बात करें तो Y हमेशा केवल मेल से ही ट्रांसफर होगा। X मेल फीमेल दोनों से आ सकते हैं, Y केवल मेल से ही ट्रांसफर होता हुआ आपको मिलेगा। केवल नर में उपस्थित हॉलैंड्रिक जीन इन्हें कहा गया है, क्योंकि नर से नर में ही स्थानांतरित होंगे, नर से मादा में नहीं। तो तीनों आप देख रहे हैं यहां पर ह्यूमन के केस में,
तीन तरह के सेक्स लिंकेज हमने बताए, एक्स वाई लिंकेज, एक्स लिंकेज, वाई लिंकेज। ऐसे जीन जो एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पर मिले उनके समजात भाग में मिलेंगे एक्स वाई लिंकेज। ऐसे जीन जो केवल एक्स पर मिल रहे हैं ये एक्स लिंकेज है, जो दोनों पे वो एक्स वाई, और जो केवल वाई पे वो वाई लिंकेज आपने यहां पर कहना है। यही अब हम बात करें तीनों को लेते हुए, एक्स वाई, एक्स और वाई। तो एक्स वाई लिंकेज में जो पॉइंट हमने कहा वह जीन जो एक्स तथा वाई गुणसूत्र के समजात भाग पे पाया जाता है, अभी आपसे कहा भी गया था। नेक्स्ट वाई लिंकेज जो केवल वाई क्रोमोसोम पे मिलेगा, यानी वाई के असमजात भाग पे पाया जाएगा, और ये केवल नर में है, यूनिपेरेंटल, एक ही जनक से आना है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहां SRY जीन या TDF जीन जिसे कहा गया टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, आप रिप्रो में पढ़ते भी है। तो TDS जीन आपको मिलता है यहां पर वाई क्रोमोसोम, यानी ये केवल नर से नर में स्थानांतरित होगा, हॉलैंड्रिक जीन बता सकते हैं आप। फिर इसी तरह से दूसरा आपको दे रखा है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस का जीन भी आपको मिलना है वाई क्रोमोसोम पर। हाइपरट्राइकोसिस ये भी हम जानते हैं एक्सटर्नल ईयर पिन्ना पे जो हेयर्स ग्रो करेंगे, इस कैरेक्टर को कहा है आपने हाइपरट्राइकोसिस। कानों पे जो बाल आ जाते हैं उन्हें आप कह रहे हैं हाइपरट्राइकोसिस, और इसका जीन भी आपको मिलना है वाई क्रोमोसोम पर। तो वाई लिंकेज दो एग्जाम्पल, TDF एंड हाइपरट्राइकोसिस आपने दे रखा है। एक आपको रफ स्किन का भी यहां पर एग्जाम्पल मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए एक्स लिंकेज। दो लिंकेज मेन है, एक वाई और अब दूसरा आप देख रहे हैं एक्स लिंकेज। एक्स लिंकेज में आप जानते हैं जीन एक्स क्रोमोसोम पर मिलेगा जो वाई के कंपैरिजन में असमजात भाग पर उपस्थित होगा। बाय पैरेंटल है क्योंकि दोनों जनकों से आएगा। और एक्स लिंकेज पे जो जीन आपको मिल रहे हैं यहां पे ये दो प्रकार के, एक एक्स सहलग्न अप्रभावी तो एक प्रभावी, यानी एक आपको मिलेगा एक्स लिंक डोमिनेंट और एक एक्स लिंक रिसेसिव। दोनों के ही एग्जाम्पल्स आपको यहां पर देखने हैं। सबसे पहले लीजिए एक्स सहलग्न अप्रभावी, एक्स लिंक रिसेसिव। इसका जो मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये दो जो एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, जिसे हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक हीमोफीलिया और एक कलर ब्लाइंडनेस। और भी कई एग्जांपल्स हैं, मॉड्यूल में भी आपको कई मिल जाएंगे, लेकिन ये दो मेन है जो आपको बताया गया यहां पर। ये दो मेन है, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, आपको अच्छे से याद रखने। फिर एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है थर्ड G6PD का एग्जाम्पल, डायबिटीज। ये सब एग्जाम्पल और DMD आप बताते हैं, तो ये एक्स सहलग्न अप्रभावी के एग्जाम्पल्स आप कहेंगे। इसी तरह से दूसरा आप लीजिए प्रभावी डोमिनेंसी के, तो यहां स्यूडोरिकेट्स आपको दे रखा है, एक डिफेक्टिव एनिमल्स ऑफ टीथ। ये दो एग्जाम्पल आपने बताना है एक्स सहलग्न प्रभावी के। मेन है आपका कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जो आपके एनसीईआरटी ने डिटेल में कहा है। अब इसमें पहला लीजिए एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग, और एक्स संलग्न अप्रभावी रोग हमने लिया है कौन सा, हीमोफीलिया। जैसा हमने पहले ही कहा, लिंकेज, लिंकेज में सेक्स लिंकेज, सेक्स लिंकेज में जीन प्रेजेंट है सेक्स क्रोमोसोम पर। सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के, एक एक्स और वाई। तो एक हमने बताया एक्स लिंकेज और एक वाई लिंकेज। उनमें मेन हम आते हैं एक्स लिंकेज पर। एक्स लिंकेज में फिर दो है, प्रभावी और अप्रभावी, और उसमें आपको अप्रभावी के दो एग्जाम्पल डिस्कस करने, एक हीमोफीलिया, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस। तो पहला हमने लिया है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। दो पॉइंट यहां क्लियर हुए हैं। पहला, इस डिसऑर्डर का जीन एक्स क्रोमोसोम पर आपको मिलना है। दूसरा, ये अप्रभावी है, यानी कि समयुग्मनजीय अवस्था आने पर ये अपनी अभिव्यक्ति करता हुआ आपको मिलेगा। हीमोफीलिया की बात करें तो इसे कॉमनली ब्लीडर्स डिजीज भी कहा गया है। आपने नाम दे रखा है ब्लीडर्स डिजीज, क्योंकि यहां पर हल्की सी भी इंजरी होने पर हम देखते हैं कि ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूअसली होता जाएगा और ब्लीडिंग इजीली स्टॉप नहीं कर पाते। कॉमनली हम देखें कि इंजरी या कट लगने पर वहां पर जिस भी पार्ट में बॉडी के,
जहां भी इंजरी हुई है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ ही समय में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वहां ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं और क्लॉटिंग के कारण ब्लीडिंग को रोक दिया जाता है। आप जियोलॉजी में डिस्कस भी करते हैं कि नियर अबाउट 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स से वो कोऑर्डिनेटेड वे में ब्लड को क्लॉट्स करते हैं। तो कॉमन प्रोसेस से ब्लीडिंग को रोक दिया जाता है, नेचुरली ब्लड क्लॉट होगा। बट इस डिजीज में हम देखते हैं कि क्लॉटिंग प्रोसेस काफी डिले हो जाता है, यानी ब्लीडिंग को आप जल्दी नहीं रोक पाते, और इसका हार्मफुल एक मेजर डेंजरस इफेक्ट ये कि यहां पर्सन की डेथ तक भी हो सकती है, क्योंकि ब्लीडिंग काफी ज्यादा होने के कारण, ब्लड क्लॉटिंग में डिले होने के कारण उनके सरवाइव करने के चांस कम हो जाते हैं। तो ये डिजीज से रिलेटेड पॉइंट मेन आपको यहां जीनोटाइप पे ध्यान देना है और कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो पहला आपने इसे कहा यहां पर ब्लीडर्स डिजीज, जॉन ऑटो ने सबसे पहले इसको खोजा था। और अगर हम देखें तो यहां पे ये पॉइंट जो अभी आपसे कहा गया कि ब्लड क्लॉट्स नहीं कर पाते तो या डिले हो जाते क्लॉटिंग में, क्यों ऐसा? क्योंकि एक्चुअल में ब्लड को क्लॉट करने वाले जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो यहां अनुपस्थित है, एब्सेंट है। जो क्लॉटिंग फैक्टर वो आपको नहीं मिलते। क्यों क्लॉटिंग फैक्टर? क्लॉटिंग फैक्टर कौन है? प्रोटीन या एंजाइम। ये फैक्टर्स क्यों एब्सेंट? क्योंकि यहां इन्हें बनाने वाले जीन रेसेसिव है, अप्रभावी। और रेसेसिव हम सभी जानते हैं, रेसेसिव या तो एंजाइम नहीं बनाएगा, और यदि बनाता है तो वो एंजाइम नॉन फंक्शनल होते हैं। तो हीमोफीलिया के केस में यही क्लॉटिंग फैक्टर यानी जो प्रोटीन है वो नहीं बन पा रहे, और इस कारण से ब्लड क्लॉटिंग डिले होता हुआ आपको मिलेगा। ये पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं। एक्स गुणसूत्र के कुछ जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण क्लॉटिंग फैक्टर का अभाव, उत्परिवर्तन से क्या हुआ? रेसेसिव, और रेसेसिव होने के कारण आपको प्रोटीन यहां नहीं मिल पाते हैं। अब जो टाइमिंग हम देखें, जो पॉइंट अभी आपसे कहा गया कि एक सामान्य व्यक्ति में 1 से 8 मिनट में आपको क्लॉटिंग होता हुआ मिल जाएगा, जबकि हीमोफिलिक का ये ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, और इतना डिले होने के कारण हम देखते हैं कि पर्सन कई बार सरवाइव नहीं कर पाते। तो ये अपने आप में एक लीथल डिसऑर्डर आप बता रहे हैं, हीमोफीलिया। अब यही हीमोफीलिया के प्रकार देखें तो हीमोफीलिया को आप 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। और यहां जो भी 3 कैटेगरी है ये क्लॉटिंग फैक्टर की अनुपस्थिति के आधार पर हमने बताया। जैसा हमने कहा कि हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है, तो कौन से हीमोफीलिया में कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट है वो आपको याद होना चाहिए। यानी क्लॉटिंग फैक्टर की अनुपस्थिति के आधार पर 3 तरह के हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए, बी और सी। तो आपको याद रखने तीनों तरह के हीमोफीलिया में कौन सा फैक्टर नंबर एब्सेंट है और उसका नाम क्या है। जैसे सबसे पहले आप आइए हीमोफीलिया ए, जो मोस्ट कॉमन जो हीमोफीलिया हमें देखने को मिलता है वो हीमोफीलिया ए। इसे रॉयल डिजीज भी कहा गया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसे रॉयल फैमिली, विक्टोरिया फैमिली में इसे देखा गया, तो इसे आपने रॉयल डिजीज भी नाम दे रखा है। अब यहां पर आप याद रखिए कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर नंबर एब्सेंट है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, हीमोफीलिया ए, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 एब्सेंट होगा, जिसको नाम दिया गया एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन, AHG प्रोटीन। तो जो मेन याद रखने वाली पॉइंट यहां ये, हीमोफीलिया 3 प्रकार के, पहला हमने लिया हीमोफीलिया ए, फैक्टर नंबर कौन सा एब्सेंट है? 8, और नाम आपने देना है AHG, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन, आप यहां बताएंगे। इसी तरह से अगर आप आए हीमोफीलिया बी, जिसे क्रिसमस डिजीज भी कहा गया है, जो मिलना काफी रेयर है, इसमें याद रखेंगे क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9, ये एब्सेंट होगा, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9, और इसका नाम आप बताएंगे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग नंबर फैक्टर नंबर जो आप बता रहे 8 एब्सेंट है, यहां फैक्टर नंबर 9 एब्सेंट। 8 को आपने नाम दे रखा है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन, जबकि इससे आप बताएंगे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। फिर आइए हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया सी आप ध्यान रखेंगे कि इसका जीन एक्चुअल में ऑटोसोम पर प्रेजेंट है, हम डिस्कस तो यहां कर रहे हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए हीमोफीलिया ए, बी और सी
तीनों में से कौन से प्रकार के हीमोफीलिया का जीन ऑटोसोम पर है, तो वो आपको याद रखना है हीमोफीलिया सी। इसका जीन एक्चुअल में आपको एक्स क्रोमोसोम पर न मिलके कहां मिलेगा, ये ऑटोसोम पर मिलता है। और सी कैटेगरी ये रेयरेस्ट है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है। मोस्ट कॉमन है हीमोफीलिया ए, फिर रेयरली आपको मिलेगा बी, और रेयरेस्ट में आपको मिलता है हीमोफीलिया सी। पहले मैंने कहा ये ऑटोसोम लिखा है, अलिंगिक सूत्र रोग है, यानी सी का जीन ऑटोसोम पे आपको मिलना है हीमोफीलिया सी। और यहां फैक्टर नंबर 11, यहां आप देख सकते हैं कौन सा फैक्टर नंबर एब्सेंट है, फैक्टर नंबर 11 एब्सेंट होगा। नाम हमने दे रखा है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। तो तीनों का डिफरेंस याद रखिए, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए में फैक्टर नंबर 8 एब्सेंट है, बी में फैक्टर नंबर 9 एब्सेंट है, और सी में फैक्टर नंबर 11 एब्सेंट है। फैक्टर नंबर 8 को आपने कहा एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन। फिर जो सेकंड में आ रहे हैं हीमोफीलिया बी यानी फैक्टर नंबर 9, इससे आपने कह रखा है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। और लास्ट कैटेगरी जिसमें 11 नंबर का फैक्टर है, इससे हमने कहा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। तीनों में ऑटोसोम पूछा जाए तो वो आपने यहां पर बताना है सी। तो ये तीनों का डिफरेंस आप ध्यान रखें। अब अगर हीमोफीलिया की जीनोटाइप की बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे क्रॉस पैटर्न के या आगे पैडिग्री में, उन सभी में आपके काम आएगा जीनोटाइप। अगर आपको जीनोटाइप फिनोटाइप की नॉलेज है तो बहुत ही आसानी से कम समय में आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस पैडिग्री के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। जीनोटाइप की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यही माइंड में लाए कि हीमोफीलिया ऑटोसोमल डिसऑर्डर है या लिंग संलग्न। ऑब्वियसली लिंग संलग्न, सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। तो सेक्स लिंक है तो कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे, मेल फीमेल में एक जैसे बनेंगे या अलग अलग, ये चीजें हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि ये सेक्स लिंकेज है तो ऑब्वियसली मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे। अगर ऑटोसोमल होगा तब तो आप जानते हैं दोनों में एक जैसे जीनोटाइप है और तीन ही बनने, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। लेकिन ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है तो यहां पर मेल और फीमेल में अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे। मेल में 2 प्रकार के और फीमेल में 3 प्रकार के। कौन कौन से देखिए यहां पर हीमोफीलिया। अब यहां पर क्योंकि डोमिनेंट X प्लस से आप बता सकते हैं, रिसेसिव X स्मॉल h से आप यहां पर बता सकते हैं। X प्लस सामान्य ये हीमोफिलिक हमने कह रखा है। फीमेल में 3 प्रकार के बनेंगे, X प्लस X प्लस, X प्लस XH और XH XH। ये 3 प्रकार के फीमेल में जीनोटाइप। अब इनको देखिए, सबसे पहला X प्लस, ये मादा बिल्कुल सामान्य होनी है क्योंकि 2 एलील दोनों डोमिनेंट है, सामान्य। दूसरी मादा ये भी सामान्य लेकिन वाहक, ये सामान्य के साथ साथ वाहक एक रिसेसिव जीन उपस्थित है बट वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है। यहां अगर हम देखें तो दोनों रिसेसिव, यानी ये हीमोफिलिक कंडीशन आप देख रहे हैं। हीमोफीलिया एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है और रिसेसिव होमोजाइगस की बात की जाती है, तो ये हीमोफिलिक आप यहां पर बताएंगे। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि ये सर्वाइव नहीं कर पाते, बर्थ नहीं ले पाते, लिथैलिटी आपको यहां मिलती है। ये कॉमन दे रखा है कि एक्स प्लस सामान्य लेकिन वाहक, और ये हीमोफिलिक। मेल में आए तो यहां 2 प्रकार के आपको मिलेंगे जीनोटाइप, एक तो X प्लस वाई और एक XH वाई। X प्लस वाई ये नर आप कैसा बताएंगे, सामान्य, ये सामान्य कहेंगे या वाहक? वाहक कभी नहीं हो सकता नर, क्योंकि हेमीजाइगस कंडीशन है, तो इसे हीमोफिलिक कहेंगे। तो नर में आप देख सकते हैं एक रिसेसिव आते ही वो प्रभावित हो गया। और यही पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में कहा भी था कि एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर मेल में आसानी से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं क्योंकि मेल हेमीजाइगस है, एक भी आएगा तो एक्सप्रेस हो जाएगा। फीमेल में जब 2 रिसेसिव होंगे तब उसकी अभिव्यक्ति होगी, एक रिसेसिव एलील अपने आप को यहां एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और यहां जैसा मैंने पहले कहा, ये बर्थ नहीं ले पाते हैं
यानी भ्रूणी अवस्था में ही इनकी मृत्यु होते हुए हम देखते हैं। ये लिथैलिटी है। बट जीनोटाइप 3 हम कह रहे हैं फीमेल में, और मेल में 2 जीनोटाइप एक्स लिंक के केस में आपको ध्यान रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, सेक्स लिंकेज हम देख रहे हैं। इसी में एक एग्जांपल आप कंप्लीट कर चुके हैं, हीमोफीलिया। इसी एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर का दूसरा एग्जांपल आपको दे रखा है कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता। पहला पॉइंट यहां भी यही कि ये एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी 2 पॉइंट क्लियर। पहला, जीन एक्स गुणसूत्र पर है, और दूसरा, ये केवल होमोजाइगस समयुग्मजीय अवस्था में ही अपनी अभिव्यक्ति करता है। मेन पार्ट यहां भी आपको जीनोटाइप अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि उसी आधार पे सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। बट फिर भी एक आउटलाइन देखें तो इस डिसऑर्डर कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो पहली बात, ये कोई लीथल यानी कोई डेंजरस डिजीज नहीं है हीमोफीलिया की तरह। हीमोफीलिया में तो हमने देखा इंसान की डेथ तक हो रही थी, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां केवल प्रॉब्लम ये कि जो भी वर्णांध या कलर ब्लाइंडेड अफेक्टेड पर्सन होंगे वो कुछ बेसिक कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, कुछ रंगों को वो विभेदित नहीं कर पाते। इसी डिसऑर्डर को आपने कहना है कलर ब्लाइंडनेस, जो होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है और जीन एक्स क्रोमोसोम पर आपको मिलते हैं। तो इनसे रिलेटेड पॉइंट्स वही जो आपसे कहा गया। पहला, अगर किसने खोजा तो टॉर्नर, ये आपने बताना है साइंटिस्ट का नाम। और ये पॉइंट जैसा अभी आपसे कहा गया कि इस केस में आप देखेंगे कुछ बेसिक कलर को पर्सन पहचान या विभेदित नहीं कर पाते। कलर जैसे आधारभूत रंग, बेसिक कलर, रेड, ग्रीन, ये आपको दे रखा है, लाल रंग, हरे रंग, इन बेसिक कलर को इंसान विभेदित नहीं कर पाता, इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और पहले ही आपसे क्या रखा है, इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर है, कुछ खराबी यानी वही म्यूटेंट, नॉर्मल लैंग्वेज कही गई यहां पे, कि जो सामान्य जीन होगा उसके कारण तो आपको सारी चीजें नॉर्मल दिखनी है, लेकिन म्यूटेशन के कारण ये जीन कैसा हो चुका है, रिसेसिव, अप्रभावी, और उस अप्रभावी के कारण ये रोग हमें देखने को मिलता है। इसे चेक करना भी काफी आसान है। इसका जो चेक किया जाएगा वो इशिहारा चार्ट या इशिहारा कार्ड टेस्ट, इसके द्वारा कलर ब्लाइंडनेस को चेक कराया जाता है। तो टेस्ट कौन सा है तो वो आप याद रख सकते हैं, केवल नाम इशिहारा कार्ड टेस्ट। टाइप्स की बात करें, जैसे हीमोफीलिया के भी टाइप थे 3, हीमोफीलिया ए, बी, सी। तो यहां 2 प्रकार के कलर ब्लाइंडनेस आपको दे रखे हैं, प्रोटेनोपिया, ड्यूट्रेनोपिया। ये दोनों कलर के बेस पे, के रेड कलर और ग्रीन कलर के बेसिस पे 2 प्रकार की वर्णांधता आपको बताई गई है। अब अगर मेन पॉइंट हम देखें, जीनोटाइप की बात करनी है हमें, क्योंकि आपसे बार बार कहा जा रहा है कि जीनोटाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। अगर वो आपको मालूम है तो हर तरीके के यहां के क्वेश्चंस और पेडिग्री में भी आगे क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जीनोटाइप के लिए समझते हैं, जीन हम जानते हैं एक्स क्रोमोसोम पर है, तो सबसे पहले हमने बताया एक्स। डोमिनेंट को आप प्लस से बताएंगे, रिसेसिव को आप स्मॉल लेटर से बता सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस है तो रिसेसिव स्मॉल सी से हम बता सकते हैं यहां पर। और जो भी रिसेसिव बनता है आप जानते हैं किसके कारण, म्यूटेशन के कारण। और म्यूटेशन किस में हुआ, प्रभावी में, यानी नॉर्मल वन्य प्रकार वाइल्ड प्रभावी कौन है, एक्स प्लस। म्यूटेशन से हमें क्या मिला, रिसेसिव उत्परिवर्तित म्यूटेंट या एक्स सी आप यहां पर बता रहे हैं। ये पहले ही आपसे कहा गया नॉर्मल है, और जिस भी पर्सन में ये जीन या जीनोटाइप क्रोमोसोम देख रहे हैं वो सामान्य दृष्टि रखेगा। और यहां देखें तो ये उत्परिवर्तित एलील और ये वर्णांधता को बताता है। अब फीमेल में सब जानते हैं कितने प्रकार के जीन प्रारूप, बार बार हम कह रहे हैं सेक्स लिंकेज में फीमेल और मेल में अलग अलग जीनोटाइप बनते हैं, फीमेल में 3 और मेल में 2। अगर ऑटोसोमल है, जैसे हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया वगैरह, ऑटोसोमल 3 ही बनते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, वो एक जैसे चलते हैं। यहां फीमेल में 3 प्रकार बनेंगे, वही एक्स प्लस एक्स प्लस, एक्स प्लस एक्स सी और एक्स सी एक्स सी, ये 3 प्रकार आपको दिखेंगे। एक्सप्रेशन देखें तो पहला केस सामान्य मादा है, दोनों एलील बिल्कुल नॉर्मल है, डोमिनेंट, तो ये फीमेल नॉर्मल है। सेकेंड, ये भी नॉर्मल है लेकिन साथ में वाहक आपने बताना है इसे,
क्योंकि एक रिसेसिव एलील उपस्थित है, तो सामान्य के साथ साथ वाहक। और तीसरा होमोजाइगस है यानी कि प्रभावित, ये वर्णांध आप यहां पर बताएंगे। क्लियर? तो ये 3 फीमेल में। इसी तरह से मेल नर की बात करें तो 2 बनेंगे, X+Y और XCY। X+Y डोमिनेंट एलील है, ये सामान्य नर आप बताएंगे, और यहां XCY ये प्रभावित यानी कि वर्णांध आपको बताना है। तो फिर वही पॉइंट जो पहले भी हमने कई बार कहा है कि आप देख सकते हैं रिसेसिव डिसऑर्डर नर में आसानी से मिल गया, एक एलील आते ही वर्णांध हो गए। यहां 2 एलील होने पे वर्णांधता होगी मादा में। क्यों? क्योंकि मेल हेमीजाइगस है, एक रिसेसिव एलील भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, और इसलिए हम कहते हैं कि एक्स लिंक रिसेसिव जो रोग है वो मेल में ज्यादा दिखाई देते हैं फीमेल के कंपैरिजन में, क्योंकि मेल नर कैसा है, हेमीजाइगस आप यहां पर बता रहे हैं। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं 3 में कलर ब्लाइंड कितने, एक ही आपको मिल रहा है 3 में से फीमेल में। तो परसेंटेज हम देखें 33.3% आ रहा है। जबकि मेल की बात करें तो यहां पे एक कितने में से, 2 में से, यानी 50%। तो यही हम कह रहे हैं मेल में एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होने के चांस ज्यादा होते हैं फीमेल से। क्यों ज्यादा है? क्योंकि हेमीजाइगस है, एक एलील भी बड़ी आसानी से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। यहीं पर जो पॉइंट ये पहले ही आपसे कह दिया गया है कि कलर ब्लाइंडनेस एक्चुअल में कोई घातक लीथल डिसऑर्डर नहीं है हीमोफीलिया की तरह। यहां लाइफ साइकिल नॉर्मल है, केवल वो कुछ बेसिक कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। ये पॉइंट अभी हमने देखा, मेल में ये डिसऑर्डर ज्यादा मिलेंगे क्योंकि मेल हेमीजाइगस से 50% हमने देखा, और फीमेल में आपने देखा 33.3%। क्यों है वो आपको रीजन अभी बताया गया, हेमीजाइगस के कारण। एक एनसीईआरटी का डाटा आपको याद रखना है यहां कि मेल में ये लगभग 8% आपको देखा गया है, तथा 0.4% फीमेल में ये देखा गया है कलर ब्लाइंडनेस। कोई डाटा दे रखें तो डाटा एटलीस्ट आप यहां पर याद रख सकते हैं। अब यही कलर ब्लाइंडनेस की हम बात करें तो एक कॉमन क्रॉस आपको बताया जा रहा है, ताकि इसके कुछ बेसिक आइडिया को लेते हुए आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। देखते हैं कॉमन क्रॉस, जस्ट एक नॉलेज के लिए, कि एक कलर ब्लाइंड फीमेल जो माता दे रखी है वो वर्णांध है। तो वर्णांध आप जानते हैं रिसेसिव है, तो दोनों एलील रिसेसिव हमें लिखने XC XC। सामान्य पिता आपको दे रखा है, नर क्या बताएंगे, सामान्य के लिए X+Y। ये अब इनमें अगर आप क्रॉस करें तो यहां एक प्रकार का युग्मक, यहां 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो अगर हम अरेंज करें तो एक तो संतान मिलनी है X+XC, और एक आपको मिलना है यहां से XCY। यही मिलेंगे आपको, यहां एक प्रकार का युग्मक या 2, ये 2 संतानें हमें यहां देखने को मिलनी है। अब देखिए यहां एक मादा संतान है और एक नर। जो नर आया है वो कैसा है, वर्णांध, कलर ब्लाइंड सन आपको यहां पे मिल रहा है, वर्णांध पुत्र। और यहां जो पुत्री है वो सामान्य तो है लेकिन वाहक है। ये कंडीशन कब बनी, जब पेरेंट्स में मेल पेरेंट नॉर्मल है, पिता सामान्य है, लेकिन माता यहां पर वर्णांध आपको मिल रही है। तो ऐसे कई अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन पूछे जाए उनके जीनोटाइप पहले लिखें, फिर गैमेट्स बनाएं और अरेंज कर लें, आपको बड़ी आसानी से यहां पर आंसर मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट तो यहां देखिए, जब भी माता वर्णांध है तो यहां पे जो पुत्र आपको मिलेगा वो कंफर्म है वर्णांध ही होगा, क्योंकि पुत्र के अंदर एक्स क्रोमोसोम कहां से आ रहा है, माता से, और पिता से तो क्या आया, वाई, और वाई में कलर ब्लाइंडनेस का कोई जीन नहीं मिलना है। क्लियर? इन्हीं को देखें, अगर जो पॉइंट्स में हमने कहा यहां पर, यदि पिता सामान्य है तो पुत्री सामान्य ही होगी। पिता सामान्य है तो पुत्री हमेशा सामान्य, वाहक हो सकती है लेकिन सामान्य। क्यों? क्योंकि पुत्री में वर्णांधता के लिए 2 XC XC की जरूरत है, और पिता अगर सामान्य है तो वो तो X+ देगा, और एक भी X+ आ गया तो पुत्री हमेशा आपको सामान्य मिलनी है। इसी तरह से यदि माता वर्णांध है, जो अभी हमने कहा,
तो आप क्या देखेंगे, पुत्र हमेशा ही वर्णांध होगा, क्योंकि पुत्र में एक्स वाई कंडीशन है, एक भी एक्स सी आया तो वो वर्णांध होगा। और यहां एक्स सी कहां से आता है, माता से, माता होमोजाइगस है, तो ये एक्स सी पुत्र को देगी। और जैसे ही एक्स सी माता से पुत्र में गया, पुत्र आप क्या बता देंगे, वर्णांध, कलर ब्लाइंड। तो ये बेसिक आपको बताया गया है, इसकी हेल्प लेकर आपने यहां पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने, ट्राई करें। जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह, हीमोफिलिक आपको दे रखा है, माइंड में सेट रखें, एक सामान्य महिला से होता है। अब जिसके पिता भी हीमोफिलिक है, जिस महिला से विवाह हो रहा है उसके पिता भी हीमोफिलिक है, इनके हीमोफिलिक पुत्र होने की प्रतिशतता आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्लियर है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप केवल उनके क्रॉस के लिए जीनोटाइप लिखें और करते जाएं, बिल्कुल आसानी से आपको आंसर मिलेगा। देखिए, हीमोफिलिक पुरुष आपने लिख दिया, जो फीमेल है वो सामान्य हमने लिखा। अब जीनोटाइप की बात करें, मेल हीमोफिलिक का जीनोटाइप XHY सब जानते हैं, जो मादा है वो सामान्य है। अब सामान्य की बात करें तो सामान्य या तो X+X+ हो या X+XH, ये भी सामान्य ये भी सामान्य, वाहक है लेकिन है दोनों सामान्य। तो हमें नहीं मालूम, क्वेश्चन में नहीं लिखा है, यहां तक देखें तो हमने दोनों लिख लिए, सामान्य या तो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस। बट क्वेश्चन में हिंट भी आपको दिया है, क्या, महिला जिससे विवाह हुआ उसके पिता हीमोफिलिक है, यानी इसके पिता हीमोफिलिक है। तो जब पिता हीमोफिलिक है तो पिता का जीन प्रारूप क्या होगा, XHY, ये हीमोफिलिक है। तो पिता ने अपना X क्रोमोसोम किसको दिया, पुत्री को, यानी कंफर्म में ये X यहां आ गया, ये देखिए पुत्री में आ गया, यानी जो ये फीमेल है ये हेट्रोजाइगस है, यही हम बताएंगे। ये होमोजाइगस नहीं हो सकती क्योंकि पिता से क्या आया है, XH। तो ये महिला सामान्य लेकिन सामान्य के साथ साथ वाहक है। तो अब क्रॉस करें तो इसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे और फीमेल से भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। चेकर बोर्ड में अगर आप अरेंज करें तो ये जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। अब पहला ये मादा है, क्या मिलनी है, सामान्य, ये देखिए मादा, ये हीमोफिलिक है XH, ये नर, ये आपको मिलना है सामान्य, और ये हीमोफिलिक नर आपको मिले। ये सारे जाइगोट आपके सामने। अब पूछा क्या गया है, हीमोफिलिक पुत्र होने की प्रतिशतता। पुत्र की बात करिए, देखिए एक पुत्र ये, एक ये, दो पुत्र है, दो में हीमोफिलिक आपको कितना मिलना है, एक। हीमोफिलिक पुत्र की बात करें तो वो एक, दो में से, तो ये आपका कितना परसेंट हुआ, 50%। क्लियर, हीमोफिलिक पुत्र दो में से एक, तो ये आंसर आता है 50%। तो काफी सिंपल है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। जो लैंग्वेज दे रखी है केवल आप उनके जीनोटाइप फिनोटाइप लिखते जाएं, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। यहां इसी में एक और प्रैक्टिस आप देखें, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक पुरुष की माता वर्णांध है, जो मदर है वो वर्णांध, रेसेसिव हो गया, XC। इस पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसकी माता भी वर्णांध है। अब ये जो फीमेल, इसकी मदर भी कलर ब्लाइंड है। इनके वर्णांध पुत्री होने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही मेल और फीमेल को हम लिखें यहां पर, तो आपको दे रखा है पुरुष की माता वर्णांध है, इस पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से हुआ, स्त्री सामान्य हमने लिख लिया, तो सामान्य X+X+ या X+XC कुछ भी हो सकता है। अब जो पुरुष आपको दे रखा है इसकी माता वर्णांध, तो ये कौन, XC। तो कंफर्म है माता से एक XC यहां आया और नर है तो XY होगा, तो ये XCY यहां आप बता देंगे, हमें इसका जीनोटाइप मालूम चल गया। अब जो यहां जो फीमेल है सामान्य, इसकी माता क्या दे रखी है, वर्णांध, यानी ये भी XC है, तो ये XC पुत्री में आया, तो ये तो नहीं हो सकता, यही वाला होगा, ये तो दोनों नॉर्मल है, तो ये XC यहां आया, यानी ये वर्णांध है पुरुष और ये सामान्य लेकिन वाहक। अब क्रॉस करें अगर, तो इधर दो प्रकार के युग्मक और यहां भी दो प्रकार के युग्मक आपको मिलने। चेकर बोर्ड में अगर आप अरेंज करें, फिल किया हमने, पहले ये सामान्य मादा, ये मादा अगर देखें वर्णांध है,
ये नर सामान्य, और ये नर अगर आप देखें तो ये आपको वर्णांध मिल रहा है। अब पूछा क्या गया आपसे, इनके वर्णांध पुत्री होने की, पुत्री की बात करें तो पुत्री देखिए एक और एक, दो पुत्रियां आपको दिख रही है, दो में वर्णांध, ये आपके सामने एक, तो परसेंटेज आपको मिलना है यहां पर 50%। क्लियर। इस तरह से एक और अगर हम प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, देखिए अगला क्या दे रखा है, एक सामान्य पुरुष के पिता वर्णांध है, यहां माता नहीं यहां पिता वर्णांध है, इस पुरुष का विवाह एक सामान्य महिला से हुआ जिसके पिता भी वर्णांध है, यहां दोनों की आप बता रहे पिता वर्णांध है, इनके वर्णांध पुत्री होने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो दोनों लिखे, अगर सबसे पहले एक सामान्य पुरुष हमने लिखा, अब सामान्य महिला भी आपने लिखी, इस पुरुष का विवाह सामान्य महिला से हमने लिख रखा है। अब यहां पर सामान्य मेल कंफर्म में x प्लस वाई होगा, ये जो फीमेल है x प्लस या x प्लस एक्स सी कोई भी मान सकते हैं। क्वेश्चन से अब हमें आगे इसे क्लियर करना है। अब देखिए इसके पिता वर्णांध है तो एक्स सी वाई, वर्णांध एक्स सी वाई, पिता कभी भी अपना एक्स क्रोमोसोम पुत्र को नहीं देता है, वाई देगा, ये वाई आ चुका है तो ये सामान्य। इस अब यहां अगर हम बात करें, इसके पिता भी वर्णांध है एक्स सी वाई, और यहां पिता अपना एक्स क्रोमोसोम पुत्री को देगा, तो ये एक्स यहां गया एक्स सी, तो एक्स सी हमें यहां मिल रहा है, यानी ये नहीं, ये सही जीन का रूप है। तो इधर हम देखें फीमेल जो है वो एक्स प्लस एक्स सी। अब दोनों के क्रॉस के लिए गैमेट, यहां दो प्रकार के युग्मक, इधर भी दो प्रकार के युग्मक, चेकर बोर्ड अरेंज करें तो ये जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 4 मिलने, सबके फिनोटाइप, ये महिला जो आप देख रहे हैं सामान्य, ये महिला या पुत्री हम देखें तो ये आपको सामान्य, वाहक जरूर है बट है सामान्य, ये नर सामान्य, ये वर्णांध आपको मिला, ये रिजल्ट। अब सवाल पूछा गया इनके वर्णांध पुत्री, पुत्री देखिए दो है, दोनों ही सामान्य है, तो कोई वर्णांध पुत्री हमें यहां नहीं मिल रहा है, वर्णांध पुत्री आंसर 0%, कोई भी वर्णांध पुत्री आपको यहां नहीं मिलनी है इस क्रॉस में। क्लियर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन अगर आप लें, एक वर्णांध पुरुष यानी एक्ससीवाई एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसके पिता वर्णांध है, लेकिन उसकी माता समयुग्मनजी सामान्य, साफ लिख दिया समयुग्मनजी सामान्य यानी एक्स प्लस, इनके वर्णांधता के लिए वाहक पुत्री होने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखते हैं, पहले मेल फीमेल लिखें, पुरुष वर्णांध है और जो स्त्री है आपको दे रखा है सामान्य, वर्णांध कौन हो जाएगा एक्स सी वाई। अब जो स्त्री है इसके पिता वर्णांध है, इसके पिता आपको दे रखे हैं वर्णांध, तो पिता वर्णांध यानी एक्स सी वाई, जबकि माता क्या दे रखी समयुग्मनजी सामान्य, समयुग्मनजी सामान्य एक्स प्लस, ये आपको दे रखा है। अब इनके क्रॉस से ये पुत्री आई है तो यहां से कौन आएगा एक्स प्लस और यहां से एक्स सी, यानी ये महिला सामान्य के साथ में वाहक है। क्रॉस अगर हम करें तो इधर दो प्रकार के युग्मक, इधर भी दो प्रकार के युग्मक, ये चेकर बोर्ड आपको मिलना है। फिनोटाइप देखें तो ये महिला सामान्य, ये वर्णांध, ये नर सामान्य, ये वर्णांध। पूछा क्या गया आपसे वाहक पुत्री। अब देखिए पुत्री ये दो है, दोनों में वाहक, क्या इसे हम वाहक कहेंगे, यस एक, ये आप देख सकते हैं दो में, यानी वाहक पुत्री आने की प्रतिशतता कितनी 50% आपको मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया या सेक्स लिंकेज के क्वेश्चंस सॉल्व करना काफी इजी है, केवल जीनोटाइप आप ध्यान रखें। जो भी क्वेश्चंस की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग मेल फीमेल जीनोटाइप लिखते जाएं, गैमेट बनाएं, इजीली आपके सामने ही आपका आंसर होगा। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस मॉड्यूल में भी दे रखे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग ज्यादा से ज्यादा करें, तभी ये पार्ट आपका स्ट्रांग हो पाएगा।